इम्प्लीमेंट करके देखा, और क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ? जो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट मैंने आपको दिया था, किन किन लोगों ने उसे करने का एटलीस्ट प्रयत्न किया, और किन लोगों ने उसको सक्सेसफुली चलो एग्जीक्यूट कर लिया, वैल्यूज इनपुट ले पा रहे हो, वैल्यूज आउटपुट जा पा रही हैं, एंड काइंड ऑफ दिस सेम स्टफ। मैंने फाइल्स तो अपलोड कर दी थी। आई थिंक सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैंने फाइल्स अपलोड कर दी थी। या तो वो तो आपको वैसे भी अवेलेबल हो जानी चाहिए। इट वॉज नॉट लाइक कि फाइल इज नॉट अपलोडेड, फाइल तो अपलोड हो गई थी। अरे भैया कोई तो रिस्पांस दीजिए, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं, क्या लॉजिक रहेगा उसका, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। आज थोड़ा सा धीरे धीरे ही बात करेंगे। अरे हाँ जी, माई एसक्यूएल पे आने वाले हैं, बट बिफोर वी कम ऑन टू द माई एसक्यूएल वाला पार्ट, सबसे पहले ये फाइल देख लेते हैं जो टाइम्स डॉट पी वाई, यानी कि आपकी सिंपल पाइथन फाइल जो एग्जीक्यूट करनी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो सेव्ड मॉडल है, टी एस मॉडल डॉट पी के एल पिकल फाइल के द्वारा जो सेव किया था, उसको मैंने यहाँ पे लोड कर लिया। वंस आई हैव लोडेड द मॉडल, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो अपना वही सिंपल मैसेज है। अगर आप इसको निकाल भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट अ वेलकम मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, और कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें। मेन लॉजिक है सिर्फ ये 4-5 लाइन का, ये बस 4-5 लाइन का मेन लॉजिक है। क्या बोलता है वो? एक मेथड लगाओ पोस्ट में, हमेशा आपको मेथड के थ्रू ही वो जो है एक्सेप्ट करना है। तो पोस्ट में एक मेथड लगाओ, उसका नाम रखो प्रिडिक्ट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आप अपना नाम भी रख सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ईयर को इनपुट ले रहा हूं, इट विल बी नथिंग बट माई इंटीजर। मंथ को इनपुट ले रहा हूं, इट विल बी नथिंग बट माई इंटीजर। डे को इनपुट ले रहा हूं, इट विल बी नथिंग बट माई इंटीजर, ठीक है। अब ये जो ईयर मंथ डे है, ये तो इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट ले रहा हूं ना मैं काम करता हूं इसको डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट टाइम भी इंपोर्ट किया हुआ है। और ये ईयर मंथ डे जैसे ही मैं उसको दे देता हूं, तो वो मेरा डेट टाइम में उसको कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे ही मेरा वो डेट टाइम में कन्वर्ट होता है, तो ये भैया कन्वर्टेड फॉर्म प्रिडिक्ट मेथड को जाता है, जो कि ऊपर मॉडल मैंने इंपोर्ट किया था उसके थ्रू मैं प्रिडिक्ट करवा रहा हूँ, यानी कि अपना रिस्पेक्टिवली जो मॉडल हमने कल ट्रेन किया था उसी का प्रिडिक्शन में जाता है, और वो प्रिडिक्शन मुझे फाइनली प्राप्त होता है। अब ये प्रिडिक्शन क्या है भैया? एक नंबर है, एक आंकड़ा है। वही प्रिडिक्शन आपका सिंपली यहाँ पे जो है, प्रिडिक्शन के आगे कोलन के आगे वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, दैट्स इट, सिंपल एज दैट, बस उतना ही फंडा है। हाँ जी। सर ये एट द रेट क्या है? ये एट द रेट क्या है? ये मेथड्स जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं ना जी, गेट बताता हूं अभी, जब हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, वैसे मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, बट स्टिल आई विल जस्ट शो यू। जब अपन पेज के ऊपर जाएंगे, मैं इसको जब रन करूंगा तो यू विल सी इट हेयर, गौर से देखना जी। हाँ जी, तो मैं उसी फोल्डर में हूँ, पाइथन टाइम्स डॉट पी वाई से एग्जीक्यूट करता हूँ। आई वाज जस्ट चेकिंग इट आउट फ्यू मिनट्स अगो, एंड मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, जस्ट गोइंग ऑन हेयर, एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड डायरेक्टली गोइंग टू द टैब्स। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये गेट कहाँ से आया, ये इंडेक्स कहाँ से आया, ये प्रिडिक्ट कहाँ से आया, ये वो जो हमने वहां डिफाइन किया है ना एट द रेट ऐप में, यानी कि ये जो हमारे लाइक एपीआई जो हमें दिख रहा है, उसमें जो भी मेथड्स होने चाहिए वो मैंने एट द रेट के थ्रू यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, वो इंडेक्स हो गया या फिर प्रिडिक्ट मेथड हो गया, वो सारी चीजें। मुद्दा है भैया आपने प्रिडिक्ट मेथड का, अगर मैं इसको ट्राई आउट करता हूँ वैल्यूज को, सिंपली मैं ईयर दे देता हूँ, जैसे कि अभी का आज का लाइक 2023 दे दूं, है ना, या फिर 2024 ही दे देता हूँ, चलो यहाँ पे 2024 दे देता हूँ। लेट्स से दूसरा महीना दे देता हूँ ना, सेकंड मंथ, एंड उसका पहला दिन, तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी द रिजल्ट, देखो इतना भैया अपन कमाने वाले हैं, बराबर है। तो उसने क्या किया, प्रिडिक्शन के अंदर अपना प्रिडिक्शन कैसे आया है कि इस रिस्पेक्टिव डेट के लिए, इस रिस्पेक्टिव डेट के लिए आप भैया इतना कमाने वाले हो, और वो अपना कैसा डेट मंथ वाइज है ना, आपने भी देखा था डेटा अपना मंथ वाइज है, तो ये जो रिस्पेक्टिव थिंग है, ये जो प्रिडिक्शन है, ये आपका आ जाएगा। लेट से मैं 2023 की जगह 2022 कर देता हूँ, समथिंग चेंजेस है ना, मंथ जो है लेट से 10 कर देता हूँ, समथिंग डिफरेंट, क्योंकि 2008 तक ही आपका डेटा है, तो उसके आगे जो भी होगा वो फॉरकास्टिंग प्रिडिक्शन ही होगा। तो यू कैन सी वो 660 थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है नवंबर के मंथ में, है ना, नवंबर नहीं अक्टूबर के मंथ में। तो ये सिंपल सी चीज है और कुछ भी नहीं, इतना ही आपको इंटरप्रेट करना। दिस वाज द लास्ट स्टेप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव टाइम सीरीज प्रोजेक्ट जो हमें इंप्लीमेंट करनी थी, बाकी सब तो चीजें हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, ठीक है। इतना ही पार्ट था। जस्ट मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, कहाँ गया भैया, ये टर्मिनल कहाँ है? हाँ, इसको कंट्रोल सी करना मत भूलना भाई, कंट्रोल सी करके प्रोसेस को प्लीज स्टॉप करिएगा। देखो स्क्रीन के सामने मैंने बहुत देर तक ये अपनी टर्मिनल आपके सामने ओपन रखी है, तो प्लीज कंट्रोल सी दबाइए, नहीं तो वो भैया कई बार आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहले ही बता के रख रहा हूं मैं आपको। कमिंग ऑन टू द रिस्पेक्टिव माइस्क्यूल आइडिया, ये वाला अपन फंडा जो है, सर ये किस इंटरफेस पे किया है? आपने किस इंटरफेस पे किया है मतलब, मैं समझा नहीं जी, किस इंटरफेस की मतलब, क्या बात कर रहे हैं आप? हमने यहाँ पे फास्ट एपीआई यूज किया है। यस, वी हैव यूज द फास्ट एपीआई, उसके थ्रू हमने डिप्लॉयमेंट किया है। एग्जैक्टली, या चलो। तो मैं बात कर रहा था, चलिए तब तक थोड़ा सा इसके आगे अभी बढ़ना ही है, तो मुझे एक आइडिया बताइए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज काइंड ऑफ एसक्यूएल वाला फंडा क्या होता है? एसक्यूएल मतलब, अगर आपके दिमाग में कुछ शब्द आ रहे होंगे तो चलो चैट सेक्शन में लिख दो, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ। ओके।
ये वाला कोड आपने किस पे रन किया, वीएस कोड। वीएस कोड पे मैंने उसे लिखा हुआ है सिर्फ, एक्चुअली सिर्फ लिखा है, मैंने उसे टर्मिनल पे रन किया है, ठीक है। लिखा हुआ सिर्फ उसमें, मैंने टर्मिनल से रन किया है। उसमें आपने देख लिया होगा मैंने क्वेरी रन की पाइथन और उसका फाइल का नाम लिखा। अच्छा, डेटाबेस डीबीएमएस बात आती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बहुत बढ़िया श्रीहरि जी। एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सर्वर डेटा, डेटा सेट। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, कैन यू से कि यार डिफरेंस क्या होता है स्ट्रक्चर्ड अगर नहीं हुआ तो। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एक होता है जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, है ना। तो जिसे अपन नो एसक्यूएल बोलते हैं, नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड वाला पार्ट अपन बोलते हैं। तो वो क्या वाला पार्ट होता है जी, उसमें क्या होता है ऐसा, मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं से मतलब क्या होता है ऐसा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर नहीं मतलब है क्या, टेबल नो टेबल, हाँ सिंपल सेंस में सही बात है, सही बात है। इमेज वीडियो, सही बात है, यस जी सही कह रहे हैं। उसमें डेटा कॉमास के फॉर्म में होता है। आरिफ जी कह रहे हैं उसमें डेटा कॉमास के फॉर्म में होता है। आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सीएसवी की बात कर रहे हैं क्या। ठीक है। रोज कॉलम में डेटा नहीं होता, अच्छा ठीक है, सही बात है। ओके, जेसन फॉर्मेट, ओके फाइन परफेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखो मुद्दा क्या निकलता है कि एक मैं हर बार ये रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे कि हम लोग हैं, अपन इंसान है, भगवान ने अपने को बड़ी शिद्दत से बनाया है। तो ये जो अपन इंसान है, अपन का एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि अपने को दो हाथ होंगे, 10 उंगलियां होंगी, बराबर है, दो आंखें होंगी, दो कान होंगे, एक नाक होगा। तो हम जो है एक स्ट्रक्चर डेटा को सिग्निफिकेंस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अमीबा देखा है, अमीबा बहुत लोगों को पता होगा बायोलॉजी में शायद। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर ढांचे को, स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। आज अगर आपको आपको वो एक शेप में दिखेगा तो कल आपको वो दूसरे शेप में दिखेगा। तो उसका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता कि हाँ इसी में उसको ढालना चाहिए। तो वैसे ही अपना फंडा भी होता है, जो स्ट्रक्चर्ड वाला होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड फैशन में उसका डेटा अरेंज होता है रोज एंड कॉलम्स के अंदर। लेकिन जब मैं अनऑर्गेनाइज्ड या फिर जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता उसकी अगर मैं बात कर लूं, तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि आपने खुद ही यहाँ पे बहुत सारे बता दिए है ना। तो वो फर्क होता है। अब यहां मोस्टली अपन जो डील कर रहे हैं, क्योंकि रिलेशंस अभी आपने खुद देखा ना, मैं क्या ही बोलूं, मैं आपको क्या ही अलग से बताऊं, शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं टेबल्स, रिलेशंस, डेटा उसके अंदर है, डेटा फ्रेम सीरीज, हम खुद ही देखते आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो आपको डेटा साइंस में बुनियादी जरूरत एसक्यूएल की पहले होनी चाहिए वो है माई एसक्यूएल का फंडा, माई एसक्यूएल का आइडिया आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है। अगर आपने माई एसक्यूएल सीख लिया तो कहीं ना कहीं ऑल दो बाकी सब चीजें जो आ जाती हैं, ओरेकल की चीजें आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल लाइट आ जाता है, एसक्यूएल सर्वर वाला वो फंडा आ जाता है, या फिर आपका पोस्टग्रेस आ जाता है, वो सारे जो फंडे ऑन द पैरेलल लाइंस ही इंप्लीमेंट होता है। ऐसा कोई इतना बड़ा डायनेमिक चेंज नहीं है, इतना कोई बड़ा डायनेमिक चेंज नहीं है। लेकिन यहां पे आपको बेसिक फंडामेंटल क्वेरिंग समझनी होगी कि मेरे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से अगर मैं रिजल्टेंट जनरेट करना चाहता हूं तो कैसे जनरेट करूंगा ऑन अ गिवन डेटा, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब इस चीज को करने के लिए हम बहुत पहले क्या करते थे ना, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम बहुत पहले अपने ही टर्मिनल का इस्तेमाल करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं, बट आई थिंक वी नीड टू मूव समवॉट फॉरवर्ड ना कुछ तो भैया स्मार्ट वे अपना होना चाहिए, नॉट ऑलवेज द हार्ड वे इज द गुड चॉइस। तो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट ऑन अ कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल, तो अपन क्या करते हैं इसके लिए एक रिस्पेक्टिव ऐप ऑफिशियली माइस्क्यूएल ने बना दिया है। टूल बोलेंगे, नॉट अ ऐप, GUI टूल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल है, जिसमें जो चीजें आप क्वेरी के थ्रू कर सकते हो वो ऑन अ क्लिक भी कर सकते हो। तो इनिशियली फॉर अ बिगनर्स पर्सपेक्टिव ये माइस्क्यूएल जो वर्क बेंच है, उसका नाम है माइस्क्यूएल वर्क बेंच, ये काफी सुविधा कारक होता है, बड़ा सिंपल होता है अपने लिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूं अपने सिस्टम में, माई एसक्यूएल सर्वर को, वर्कबेंच को, ऑल टुगेदर सब कुछ को, तो कैसे करेंगे, सिंपली आपको देखो माई एसक्यूएल डाउनलोड पे जाना है, सिंपली जस्ट सर्च इट ऑन अ गूगल, ठीक है। जो पहली ऑफिशियल साइट आएगी www.mysql.com, उसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करते हो थोड़ा सा नीचे जाओ, बहुत नीचे नहीं, थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में दिख जाएगा, यहाँ पे माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स, ठीक है, इसके ऊपर जाओ। इसके ऊपर जाते ही माई एसक्यूएल इंस्टॉलर इंस्टॉलर फॉर विंडोज, यहाँ पे चले जाओ। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे भैया बहुत सारे वर्जन्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे देखो। लाइक ये अपने को जो है रिस्पेक्टिवली ये GA रिलीजेस होते हैं, GA वर्जन्स होते हैं, यानी कि जनरल अवेलेबिलिटी रिलीजेस, जो कि अपने लिए अभी तक फिलहाल तो बढ़िया स्टेबल चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं, उसमें कोई भी एरर बग की बात नहीं है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएगा इसमें। तो इसमें से भैया जो आपका हायर जो साइज वाला फंडा होता है ना, ये 285.3 MB वाला, तो इसको भैया यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। लेकिन मेरा तो भैया फर्ज बनता है आपको सारे ऑप्शंस दिखाऊं। तो आर्काइव्स में अगर अपन जाएंगे तो यू कैन सी इट हियर, जस्ट फॉलो इट हियर। आपके पास बहुत सारे वर्जन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बहुत सारे जो वर्जन्स है, यू कैन जस्ट सी इट हियर, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट हियर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे जी, बताने वाला है जी 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 सुमित जी, मैक के लिए भी फंडा आने वाला है, बट अभी नहीं, अभी फिलहाल तो जो एक बेसिक मैं लाइक टर्मिनोलॉजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बताता हूँ। मैक पे भी मैं बताने वाला हूँ क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती है। वैसे तो बड़ा सिंपल होता है, कुछ नहीं यार, देखो
अगर मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाऊं, ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे के सारे प्रीवियस ऑप्शंस है, ऑल ऑफ दीज आर द प्रीवियस ऑप्शंस। प्रीवियस आपके जितने भी प्रोडक्ट वर्जन है, आप उनके साथ डील करना चाहें, मतलब शुरुआती 1.1.3 से आता है भैया। 1.1.3 से फंडा जो है चला आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी के ऊपर भी ट्राई आउट करना है तो आप इन रिस्पेक्टिव आर्काइव्ड वर्जन के ऊपर भी काम कर सकते हैं एंड सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग ऑन टू द पार्ट कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सिंपली क्या करना, ज्यादा अपने को ना मुश्किलात में नहीं पड़ना है। अगर आप सिंपली यहाँ चाहेंगे तो सिंपली अगर मैक भी डालेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। इसको स्टे साइंड आउट बोलता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ मुझे क्या ऑप्शन दिख रहा है, मैक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, लेट मी सी कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्लियरली इट इज अवेलेबल। बस मैंने मैक डाउनलोड डाला, मेरे पास ये कम्युनिटी सर्वर आ गया यहाँ पे, एंड आई कैन सी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मैक है। एंड जस्ट गो फॉर दिस, आई थिंक सो मैक 14 वाला चल जाएगा, मैक ओएस 14। पता नहीं, वो आपके अभी वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक ये वाला भी अगर आप डाउनलोड कर देंगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, है ना। 86 वाला आई थिंक सो, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो वन ऑफ दीज अगर आप डाउनलोड कर देंगे तो आपका भैया काम हो जाएगा। यहाँ पे भी आर्काइव में आपको देखिए वर्जन्स जो है वो बहुत सारे, लाइक फ्रॉम 1.1.3 वाला जो मैंने बोला था वो यहाँ पे आई थिंक अवेलेबल नहीं है, ये 5 के बाद ही यहाँ पे मैक के लिए अवेलेबल रख रहा है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, बस डाउनलोड करना है। आप डाउनलोड करने के बाद सर जी क्या करना है, आपको हमेशा डाउनलोड करते वक्त दो चीजों का ख्याल रखना है। ये चीज मैं आपको अभी बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका मेंशन अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। बस डाउनलोड कर लिया, आपके सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई। जैसे ही आप एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, इट्स एज नॉर्मल प्रोसेस एज कोई आप अपने सिस्टम में एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो या गेम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो। इट्स वर्किंग ऑन द सेम लाइंस, इट्स वर्किंग ऑन द सेम लाइंस। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, जब भी वो आपको इंस्टॉलर के लिए लाइक पूछेगा कि आपको कैसा भैया इंस्टॉल करना है, क्या कस्टमाइज करना है या कंप्लीट करना है, तो ऑलवेज चूज कि हमें कंप्लीट चाहिए। क्योंकि कंप्लीट में क्या होता है, आपका माइस्क्यूएल सर्वर तो आ ही जाता है, साथ ही साथ वर्कबेंच भी आ जाता है, और साथ ही साथ उसके साथ जुड़ी हुई जो यूटिलिटीज हैं वो भी अपने आप आपके कंप्लीट वर्जन में डाउनलोड हो जाती है। तो ऑलवेज सिलेक्ट फॉर कंप्लीट, ठीक है। दूसरी बात, आप जैसे जैसे नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग में आपको पासवर्ड पूछते हैं। आप बोलोगे सर मैं पासवर्ड कहां से दूं। अरे पासवर्ड देना नहीं है, पासवर्ड रखना है। कभी भी जब भी आप भैया अपने सर्वर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे थ्रू द वर्कबेंच, तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ता है ताकि आप उस सर्वर के जो फैसिलिटीज है, फंक्शंस है, उनका उपभोग कर पाओ, उनको इंप्लीमेंट करके देख पाओ चीजों को, ठीक है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, वो जब भी पासवर्ड मांगेगा ऑलवेज रिमेंबर कीप द यूजर नेम एज रूट, एंड भैया पासवर्ड हमेशा लिख के कहीं तो रखना। जब भी पासवर्ड लिख लो भैया कहीं तो पेन पेपर पे या फोटो में या फिर किसी को सेंड करके रखना मैसेज कि हाँ भैया ये पासवर्ड है, ताकि कहीं भी अगर अपने को कोई दिक्कत दुविधा होती तो आप उसको सिंपली रेफर कर सको। वंस दिस इज डन जस्ट फिनिश इट, बात वहीं खत्म हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड एक बार भैया आपने वो फिनिशिंग कर दिया आपने रिस्पेक्टिव इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, आपके सामने खुल जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस, वेलकम टू माइस्क्वेल वर्कबेंच। माइस्क्वेल वर्कबेंच क्या है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई सादी सुदी चीज नहीं है। इट्स ऑफिशियल GUI टूल फॉर माइस्क्वेल, ऑफिशियल, अपन अनऑफिशियल टूल के ऊपर नहीं खेल रहे। इट्स अ वेरी मच ऑफिशियल टूल। उसके बाद आते हैं अपने कनेक्शन के ऊपर। अब ऑब्वियसली देखो यहाँ पे मेरा यूजर क्या है, यूजर क्या दिख रहा है आपको, रूट दिखाई दे रहा है, सही बात है। तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी अरीफ जी, मैं आपको पहले ही बताता हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, एंड दिस इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस। अरीफ जी पूछ रहे हैं सर पासवर्ड भूल गए तो क्या करेंगे। अगर दिक्कत हुई है तो देखो यार, सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन काम करेंगे यार, सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन काम करेंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट फॉर एवरी प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह सकता। अगर आप इंटरनेट पे भी जाएंगे आपको वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। दे विल से कि यार एक काम करो, अपने सिस्टम में अलग अलग जो है, हाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी देयर। बट आप लाइक कितना काम करेगा आपके ऊपर। आप देखो यार उसमें कमेंट सेक्शन में जाना यूट्यूब पे उस वीडियो के, आधे लोग बोलेंगे थैंक यू काम कर गया, आधे लोग बोलेंगे काम ही नहीं किया भाई तू कुछ भी फ्रॉड बता रहा है, जबकि वो जेन्युइन होता है, जबकि वो जेन्युइन जो चीज होती है। अब मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर ऐसी कुछ चीज आपके साथ हो जाए, इफ सच काइंड ऑफ थिंग हैपेंस कि यार माई एसक्यूएल का अपन सब भूल गए, पासवर्ड वगैरह, उससे पहले एक प्रिकॉशन लेने की मैं आपसे बात जो है करना चाहता हूं। पहला प्रिकॉशन तो लिख के रखो कहीं पे, लेकिन अगर चलो भूल ही गए, लेकिन अगर आप भूल रहे हो तो उससे पहले जो आपको इन प्रैक्टिस रखना चाहिए वो ये है कि अपनी सारी फाइल्स को अपने सिस्टम में सेव करके रखना। ऑलवेज मैं बताने वाला हूं कैसे सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, सारे रिजल्ट को सब बताने वाला हूं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस रखिए, सेव करना है। क्योंकि इसका अल्टीमेट बढ़िया सा सॉल्यूशन फिर आपके लिए क्या आ सकता है, क्योंकि मेरे साथ एक आध बार हो गया यार, तो इसलिए मैंने वो चीज किया। मैंने क्या किया, फ्रॉम स्क्रैच मेरे पूरे सिस्टम से माइस्क्यूएल का ट्रेस हटा दिया। मैंने पूरा उसको अनइंस्टॉल करके सारे उसके ट्रेसेस हटा दिए, एंड न्यूली फ्रेशली भैया उसको डाउनलोड किया, नए वर्जन को, न्यू वर्जन को मैंने उसको डाउनलोड किया, एंड अगेन वही स्टेप मैंने फॉलो किया। तो
अच्छी तरीके से, लाइक फॉर्चुनेटली मुझे कोई पासवर्ड वगैरह पूछा नहीं, मैंने पासवर्ड सेट किया और वो मेरे को चलने लग गया। तो मेरा भैया सिंपल सी कुछ ऐसी बात रही थी, बहुत पहले ये वाकया हुआ था, किस्सा हुआ था, तो मेरे लिए तो ये काम किया था। अब आप भी अगर ये करके देखेंगे तो होपफुली ये चीज हो सकती है। तो आ रहे थे यहाँ पे कनेक्शन के ऊपर, जैसे मैंने बोला था रूट नेम जो है, यूजर नेम आपका रूट है, और यहाँ पे आप देखो रन कर रहे हो ऑन द लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3306। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं तो वो आपको बोलता है हाँ जी, आप सर्विस यूज करना चाहते हो माई एसक्यूएल की, यू वांट टू यूज द सर्विस माई एसक्यूएल। मैं अभी चैट्स नहीं दिखूंगा, सॉरी, मुझे दिख रहा है नोटिफिकेशन, बट वो कई बार ब्रेक होता है यार फ्लो में, ठीक है, मैं बाद में चेकआउट करता हूँ, डोंट वरी। सर्विसेज यहाँ पे भैया देख सकते हो आप, माई एसक्यूएल की आप यूज करना चाहते हो फ्रॉम पोर्ट नंबर 3306। यहाँ पे यूजर नेम रूट है, जस्ट मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, और जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ जो इंटरफेस है आपके सामने खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। कोई बड़ा इंटरफेस नहीं है, ये एक सिंपल सा आपका साइड पैनल है, जिसके अंदर आप अपने स्कीमाज या जिसको डेटाबेस बोलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर ऑल टुगेदर इनटू अ फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक डेटाबेस या स्कीमा कहलाता है। ये जो आपका मेन पैनल है जो एम्प्टी दिख रहा है, इसमें हम अपने क्वेरीज को एक बाय एक करके इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इंप्लीमेंट करने के लिए हम ये जो रन वाला साइन है, ये बिजली वाला जो साइन है, वो यूज करते हैं टू एग्जीक्यूट द पोर्शन ऑफ अ स्क्रिप्ट और अ पर्टिकुलर क्वेरी, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे, इसमें एक्चुअली हमें दिखता है कि जो भी हमने क्वेरी इंप्लीमेंट की उसके आगे अगर ग्रीन टिक लगा होगा यानी कि ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है, अगर क्रॉस लगाओ यानी कि इसमें कुछ तो गलती है, कुछ तो प्रॉब्लम है, इस वजह से ये चीज हुई है। अब सबसे पहली मुद्दे की बात ये रहती है कि टूल तो आ गया, वी हैव गॉट द टूल। अगला प्रश्न ये रहता है कि डेटा कैसे आएगा। देखो, क्योंकि डेटा जो अभी हम जिसके ऊपर काम करने वाले हैं वो डेटा देखो कुछ इस तरीके का है। जिस डेटा के ऊपर काम करने वाले हैं, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखना, मेरी एक्शन को देखना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ ऐसा होता है क्या यार, ये अच्छा इतना होता है ना, हाँ ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे, मैं इस टेबुलर आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे इंप्लॉय टेबल, लाइक इंप्लॉय जो ईएमपी जो मेरा डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल्स में बहुत सारे टेबल्स मौजूद हैं। उसके अंदर कोर्स जो मेरा टेबल है, उसके टेबल आइकन पे मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मेरे सामने आ जाता है रिजल्ट ग्रिड, जिस रिजल्ट ग्रिड के अंदर जो है मुझे अपना एंटायर जो भी मेरी क्वेरी थी उसके रिगार्डिंग जो भी पास रिजल्ट हुए हैं, यानी कि जो कंडीशन के हिसाब से पास हुए हैं, वो सब मेरे रिजल्ट्स, कॉलम्स, रोज, डेटा सब दिखेगा। और जैसे मैंने एक्शन टैब में बोला था, ग्रीन टिक दिखेगा अगर वो सक्सेसफुली आपकी क्वेरी रन हो जाती है तो, ठीक है, ये वाला पार्ट है। और यहाँ पे देखो अपने आप क्वेरी रन हो गई, इसी को कहता हूं मैं, इतना पावरफुल ये टूल है, GUI टूल। मैंने सिर्फ क्लिक किया, अपने आप क्वेरी लिखी हुई आ गई, अपने आप रिजल्ट मुझे दिख गया और पता चल गया कि आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है। तो इनिशियल लेवल पे, इनिशियल जब आप बिगनर लेवल पे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये टूल आपके लिए बहुत ज्यादा, लाइक अच्छी बात है कि यार आपको इससे समझ में आ रहा है, ऑन अ क्लिक आप चीजों को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो देखो ये मेरा कुछ डेटा है, दीज आर सम ऑफ द कोर्सेस, दीज आर द मेन डेटा, इंप्लॉय का डेटा, जिसमें मेरे कंपनी में काम करने वाले इंप्लॉय डीज, इंप्लॉय का नेम, वो किस लोकेशन से काम कर रहे हैं, उनका ज्वाइनिंग डेट, उनको स्कोर क्या है, एनुअल स्कोर जो मैंने दिया है, वो किस जॉब डोमेन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब डोमेन्स हैं, मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, सेल्स है, फाइनेंस है, और वो कौन सी लैंग्वेज आईडी, यानी किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं बात करने में, ठीक है। उसके बाद मेरा ईएमपी स्टडी करके भी एक टेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 3 कोर्स, इंप्लॉय आईडी नहीं इंप्लॉय और ईएमपी स्टडी वाला जो 3 टेबल है वो खुल गए। इसमें मैं देखता हूँ कि कौन सा इंप्लॉय आईडी जो है वो किस कोर्स आईडी में एनरोल्ड है। मैं कोर्सेज आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, ये कोर्सेज है मेरे, ठीक है। इनकम, इनकम वाला भी एक टेबल है, इनकम टेबल के अंदर आप देख सकते हैं ईएमपी आईडी, सैलरी, मतलब कौन सा इंप्लॉय आईडी जो है कितनी सैलरी कमा रहा है, वो किस यूनिट में कमा रहा है और क्या करेंसी में कमा रहा है, सिंपल सी भाषा है, ठीक है। ये मोस्टली आप ऐसे डेटा सेट्स देखेंगे। लैंग्वेज की बात करता हूं तो जो मैंने लैंग्वेज आईडी दिखाया था, तो 1 रिप्रेजेंट्स हिंदी, 2 रिप्रेजेंट्स इंग्लिश, टाइप काइंड ऑफ ये मेरा डेटा जो है यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारा का सारा डेटा जो है इसके ऊपर अभी अपन काम करने वाले हैं, बहुत सारी ढेर सारी क्वेरीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, सारी चीजें अपन शुरुआत करेंगे, डोंट वरी। अब आप बोलोगे सर ये डेटा मेरे सिस्टम में तो नहीं है, सही बात है जी, कोई उसमें गलत बात तो नहीं है, सही बात कर रहा हूँ, डेटा तो मेरे सिस्टम में नहीं है। हाँ, मैं ये रिस्पेक्टिवली जो टूल है ये अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूँ, लेकिन सर डेटा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको डेटा दे दूंगा। लेकिन फिर सर आप डेटा दे दोगे तो मैं उसको इंपोर्ट कैसे करूंगा, हाउ विल आई इंपोर्ट, ये भी तो सर बता दो। अगर इंपोर्ट करना है तो चलो एक शुरुआत में स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ स्कीमा और डेटाबेस, जस्ट राइट क्लिक ऑन द साइड पैनल, क्रिएट स्कीमा पे क्लिक करो और यहाँ पे कोई भी स्कीमा का नाम दे दो। आई लाइक एनीथिंग, XYZ तो ऑलवेज पहले से ABCD दे देता हूँ, चलो ABCD इज अ स्कीमा नेम, ठीक है। जस्ट अप्लाई अप्लाई करता हूँ, क्लोज करता हूँ, देखो वो क्रिएट हो चुका है, इसको बंद करता हूँ, हाँ। इसको मैं देखो ABCD मेरा क्रिएट हो चुका है, लेकिन ABCD के अंदर टेबल्स में कुछ भी नहीं है। जैसे EMP में मेरा टेबल्स के नीचे स्क्रॉल डाउन था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग यार, कोई टेबल नहीं है। तो सर अगर मुझे यहाँ टेबल्स लेने होंगे, टेबल्स चाहिए होंगे, तो मैं ये टेबल्स कैसे लूंगा सर, वो बताओ।
आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन टैब में। अब जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूं उसको जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको एरर आएगा। आई नो आप सतर्कता बरतेंगे लेकिन आपको एरर आएगा, ठीक है। डेटा इंपोर्ट, इसके ऊपर जाओ, इस ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिखेंगे। डंप प्रोजेक्ट फोल्डर से इंपोर्ट करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पे सेल्फ कंटेंट फोल्डर से उसे इंपोर्ट करना है। कहाँ से? सेल्फ कंटेंट फोल्डर से हमें उसे इंपोर्ट करना है। तो अब मैं डंप वाले पे नहीं जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे भैया बहुत सारे हैं। यहाँ पे एसक्यूएल बैच में जाता हूँ तो उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना डेटा दिखाई देगा। देखो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा है। देखो ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइज नहीं किया, सारे जो एसक्यूएल फाइल्स है सब सेव करके ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत मुझे ना आए। और उसके बाद ये जो emp.sql है, अब ये emp.sql क्या है? बेसिकली ये आपके जितने भी टेबल्स हैं उनका एक कंपोज्ड वर्जन है या फिर एम्बेडेड वर्जन है डॉट एसक्यूएल एक्सटेंशन के साथ, कि मैं जब भी इस पे ओपन करता हूं, लाइक इसको इंपोर्ट करता हूं, और जैसे स्टार्ट इंपोर्ट शुरू करता हूं, जैसे स्टार्ट इंपोर्ट शुरू करता हूं ये मेरा इंपोर्ट हो जाएगा और सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। क्या बोल रहा है ये? इंपोर्ट कंप्लीटेड विथ वन एरर। ये क्यों बोल रहा है ये ऐसा? व्हाई इट इज सेइंग लाइक दैट? एरर जरा गौर से देखो। ये एक ऐसा एरर है जो शुरुआत में हर एक एंथुजियास्ट एस्पायरेंट जो डेटा साइंस में या डेटा इंडस्ट्री में जाना चाहता है वो करता ही करता है। नो डेटाबेस सिलेक्टेड। आप इतने जल्दबाजी में होते हो कि आप एसक्यूएल एक्सटेंशन वाली फाइल इंपोर्ट तो कर लेते हो, कर तो लेते हो, लेकिन कभी भी आप डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करते हो। भाई टेबल को रखना है ना, तो किस डेटाबेस में रखना है वो तो बताओ। तो इसलिए वो बोल रहा है कि नो डेटाबेस सिलेक्टेड। तो मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, वापस से वही प्रोसेस इंप्लीमेंट करता हूं नाउ विद दिस, करेक्ट है ना? दिस टाइम करेक्टली कैसे होता है? सेल्फ कंटेन्ड, क्लिक ऑन द डॉट, गो अगेन बैक ऑन द डेस्कटॉप। कहाँ पे है मेरी फाइल्स? एसक्यूएल बैच डेटा पार्ट emp.sql, एंड मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करते ही डिफॉल्ट टारगेट स्कीमा जो है, डिफॉल्ट टारगेट स्कीमा पे जाते हैं। यहाँ मेरे पास जितनी भी स्कीमा है उनके नाम है। अभी अभी मैंने कौन सा स्कीमा क्रिएट किया था? एबीसीडी ना। इसको क्लिक करो, एबीसीडी को, एंड जस्ट स्टार्ट इंपोर्ट। आप दिख रहा है कोई एरर? देयर इज नो एरर, इंपोर्ट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ही मैं स्कीमास पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते ही देखो अभी आपको टेबल के नीचे, एक मिनट इसके नहीं, टेबल के नीचे देखो अभी यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन एरो आ रहा होगा। आपका कोर्स, इम्प्लॉय डेटा, ईएमपी स्टडी डेटा, देख लो, ये देख लो। लगता है तो मैं इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। सब चीजें सेम है, सब जो अपना इम्प्लॉय टेबल था वैसा ही ये भी आपको टेबल देखने को मिल जाएगा। सब चीजें उसके अंदर सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एसक्यूएल एक्सटेंशन का जो लाइक एम्बेडेड वर्जन था हमारे डेटा टेबल्स का, वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो दिस इज द वन वे जो कि मैं आपको एसक्यूएल प्रोवाइड करने वाला हूं, तो यू कैन डू इट दैट वे। बट फिर आप बोलेंगे सर अगर आप हमें एसक्यूएल की फाइल नहीं देंगे तो फिर ये चीज हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं? हाउ वी कैन अकम्प्लिश दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना? हमें तो सर जी ऐसा है कि एसक्यूएल फाइल के बारे में इतना पता नहीं। आप तो दे देंगे, ठीक है, बढ़िया चीज है, लेकिन सर हमारे पास वो है नहीं। हम अगर अपना खुद का एक डेटा टेबल अगर सीएसवी फॉर्मेट में बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, जैसे कि हम अपने रिस्पेक्टिव एमएल एल्गोरिथम्स के साथ यूज करते थे ना सीएसवी फाइल्स, तो क्या ये पॉसिबल है कि उन सीएसवी फाइल्स को यहाँ पे टेबल के रूप में वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में घसीट सकते हैं? बिल्कुल घसीट सकते हैं। देखो क्या कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जस्ट गो टू द लेट्स से XYZ, इसके अंदर एक ही टेबल है, इंप्लॉय टेबल है, ठीक है। मैं इसमें और टेबल ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, ये टेबल पे जाता हूं, इस पे क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, मैंने अपना हाथ हटा लिया, वहां पे थोड़ी चर्चा होने वाली है। टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड स्पेसिफिकली आपको जिस भी डेटाबेस में जो भी टेबल इंसर्ट करना है उस टेबल पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो बोलेगा भैया आपकी जो फाइल है, जो सीएसवी फाइल है, जेसन फाइल्स हैं, उनको भैया अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो मुझे एक बात बताइए कहाँ पे है वो, तो ब्राउज करो। उन फाइल्स को ब्राउज करोगे तो आपको यहाँ पे देखो तुरंत दिख जाएगा इम्प्लॉय है। चलो कोर्सेज वाला फंडा नहीं है ना, तो कोर्सेज ऐड कर लेता हूँ। तो मैं कोर्सेज ऐड करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग है, कहाँ चला गया सर, ये कहाँ चला गया? कहीं नहीं जाता जी, आदत हो गई अभी, ये छुप के बैठता है पीछे। ये देखो आगे आगे छुप के बैठा था पीछे। जस्ट इसको नेक्स्ट करो, इसको नेक्स्ट करो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, नेक्स्ट, 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 फिनिश, बात खत्म। चलो रिफ्रेश, आ गया कोर्स टेबल, आ गया। पहले इंप्लॉय टेबल था, अभी कोर्स टेबल भी आ गया। चलो इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। कोर्स आईडी, नेम ऑफ द कोर्स, स्टडी ईयर ऑफ द कोर्स, दैट्स इट, सिंपल। तो इस तरीके से आप वन बाय वन टेबल भी ले सकते हैं। सो डोंट वरी, आपके साथ एसक्यूएल एक्सटेंशन वाली फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, आपके साथ इंडिविजुअल जो सीएसवी फाइल्स है वो भी शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद जो है हम लोग अपना जो मेन कार्यक्रम है, यानी कि जो क्वेरी को इंप्लीमेंट करने वाला पार्ट है, वो शुरुआत, उसका जो शुभारंभ है, उसकी जो शुरुआत है वो अपन करने वाले हैं। आ आज जितना वाला पार्ट तो हो गया, ये बेसिक पार्ट तो हो गया।
एक काम करते हैं, थोड़ी सी जो बेसिक क्वेरीज है उनको समझ लेते हैं ना। एक बेसिक क्वेरी है जो कि आपको अभी चलो दिख रही है, जो अभी आपको दिखाई दे रही है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अ, जैसे कि ये वाली क्वेरी सिलेक्ट लॉस, काफी काम की क्वेरी है, काफी काम आने वाली क्वेरी है, उसको अभी अपने को देखना है। ओके, अब अगर आप देखेंगे ये कहना क्या चाहता है। सिलेक्ट क्लॉज होता है एक, एक फ्रॉम क्लॉज होता है। अब हम ये कहना चाहते हैं सिलेक्ट स्टार से कि मेरा जो ये रिस्पेक्टिवली एक टेबल है ना, उसके अंदर के सारे जितने भी कॉलम्स का डेटा है, मुझे सब कॉलम्स का डेटा देखना है। आई वॉन्ट टू सी ऑल कॉलम्स डेटा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एस्टेरिक साइन या स्टार लगा देते हैं सिलेक्ट के आगे। लेट से अगर मुझे स्पेसिफिक डेटा देखना है, लाइक स्पेसिफिक कॉलम का डेटा लिखना है, देखना है, तो आप यहाँ पे स्टार की जगह वो कॉलम का नाम लगा सकते हैं। फ्रॉम के बाद अपन मेंशन करते हैं किस टेबल को रेफर करना है। आपने ये तो बता दिया कि मुझे सभी कॉलम्स का डेटा चाहिए, आई वांट ऑल कॉलम्स डेटा अंडर वन रूफ, ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बोल दिया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भैया किस टेबल से चाहिए। तो यहाँ पे अपन उस टेबल का एड्रेस मेंशन करते हैं कि वो टेबल कहां पे है। मैं बोलता हूं देखो जो टेबल इंप्लॉय ईएमपी डेटाबेस, देखो ईएमपी डेटाबेस में जो टेबल मौजूद है जिसका नाम कोर्स है, जिसका नाम कोर्स है, उसका पूरा एंटायर कुंडली मेरे को दे दो, उसका पूरे कॉलम्स का डेटा मेरे को दे दो, सारे कॉलम्स का डेटा दे दो। तो उसने सारे कॉलम्स का डेटा आपके सामने रख दिया। अब ऐसा नहीं कि ये सिंटेक्स सिर्फ इस टेबल के लिए चल रहा है, नहीं, ये सिंटेक्स आपका सबके लिए चलता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे एड्रेस दो टेबल का, टेबल कहां पे, इस डेटाबेस के अंदर है, और फिर भैया आपका रिस्पेक्टिवली जो ईएमपी वाला फंडा है, इंप्लॉय वाला फंडा है, उस टेबल का भैया मेरे को सारा डेटा चाहिए। सेम विद ईएमपी स्टडी, सेम विद द इनकम, वी आर जस्ट चेंजिंग द टेबल। फिर आप बोलोगे सर कई बार ना ऐसा होता है, ये बार बार क्या सर डेटाबेस का नाम लेते बैठे, बार बार क्या। अभी ये तो ठीक है, आपकी कृपा है कि आपने यार छोटा सा नाम दे दिया ईएमपी, एम्प्लॉय डेटा बेस के लिए, स्कीमा के लिए। लेकिन अगर मान लो ये डेटाबेस का नाम बहुत बड़ा हुआ रियल लाइफ इंडस्ट्री में, तो आपके डेटाबेस जो है सीरियल नंबर भी कई बार कंटेन करते हैं, लाइक 1001 है ना, उसमें कुछ फिर अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे सीरियल नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो क्या सर हर बार जब मुझे किसी को लाइक टेबल को रेफर करना होगा, आई हैव टू राइट ऑल दिस बिग नेम ऑफ डेटाबेस? नहीं, करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली कम ऑन टू द डेटाबेस, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा। जो भी इंप्लॉय लाइक जो भी आपको डेटाबेस उसको अपने को लाइक डिफॉल्ट बनाना है, उसको हर बार नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट राइट क्लिक करो और सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा पे क्लिक करो। जैसे आप सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा पे क्लिक करोगे, आपका ये डेटाबेस बाकी डेटाबेस से थोड़ा सा हटके दिखने लग जाएगा। देखो गौर से देखो, कुछ अलग बात नोटिस हो रही है, अलग बात नोटिस कर पा रहे हो? ये ईएमपी डेटाबेस आपका क्यों हाईलाइटेड बोल्ड में है, बाकी सब नॉर्मल क्यों है? क्योंकि मैंने उसे डिफॉल्ट स्कीमा किया हुआ है। यानी कि अगर आप यानी कि अगर आप ये हटा भी देते हैं, अगर आप ये हटा भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो करते हैं रन। कैसे करते हैं किसी एक क्वेरी को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स जो मैंने लिख के रखा है, आपको उसे उस क्वेरी को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। और ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क रही है, इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये फिर भी रन हुआ, ये फिर भी रन हुआ। आप देख सकते हैं मैंने कौन सी क्वेरी रन की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स, मैंने ये क्वेरी रन की है और ये क्वेरी भी रन कर गई, मतलब इसने कोई एरर नहीं दिया। आप बात समझ पा रहे हैं? कई लोग बोलते हैं कि सर जी इसमें कोई दिक्कत है क्या अगर मैं ऐसा लिखूं तो? अगर मैं ऐसा लिख दूं, लेट से क्या है भैया, मैं सिर्फ नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, नेम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आई डोंट थिंक सो दिक्कत आनी चाहिए। फ्रॉम क्या है, टेबल का नेम कोर्स है, ठीक है, ओके परफेक्ट। तो सर जी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैप्स लॉक में, यानी कि अपर केस में, और यहाँ पे मैंने लोअर केस में लिखा है। सर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? करके देखते हैं। मैं इसको भैया इंप्लीमेंट करता हूँ, इसको जैसे ही इंप्लीमेंट करता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है गौर से अगर आप देखेंगे, क्वेरी तो रन हो गई, लेकिन रन करने के बाद एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम रन किया तो मुझे यहाँ पे नेम ही दिखाई दे रहा है, और जब मैंने पहली वाली क्वेरी एग्जीक्यूट की तो मुझे यहाँ पे तीनों दिख रहे थे। इसलिए यही फर्क है स्टार और नेम का। यानी मैं कह रहा था, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि स्टार से आप अपने रिस्पेक्टिव टेबल के सारे कॉलम का डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि रिजल्ट ग्रिड में दिखा सकते हो। लेकिन जब मैं उसमें से सिर्फ नेम दिखाना चाहता हूं, या स्टडी ईयर दिखाना चाहता हूं, या कोर्स आईडी दिखाना चाहता हूं, तो ऐसे आप सिलेक्ट के आगे सिलेक्टिवली उनके नाम मेंशन कर सकते हैं। ये सिंपल सी चीज है जो कि इनिशियली आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब जैसे मैंने क्या किया था, ऐसे राइट क्लिक किया था, एक मिनट इसके ऊपर, जैसे राइट क्लिक किया था और मैंने क्या किया था, क्रिएट स्कीमा, ऐसा बोला था क्रिएट स्कीमा। लेकिन अगर अपने को डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच ही क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे? सीधा क्रिएट लिख दो, एक मिनट, क्रिएट लिख दो, डेटाबेस लिख दो, क्रिएट डेटाबेस, यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड लेट्स से डेटाबेस का नाम PQR देना चाहते हो, समथिंग लाइक दिस, ऑड नेम है ना, जस्ट यू वांट टू गिव अ नेम एज अ PQR, ये डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ भैया, इसको सिलेक्ट करके रन कर देता हूँ। जैसे ही रन करता हूँ, देखो यहाँ पे वो सक्सेसफुली रन हो गया, कोई एरर तो नहीं आया, मतलब सिंटैक्स सही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं
PQR डेटाबेस अपने आप यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेरीज हैं जो कि मैं खुद ही आपको इस स्टार्टिंग सेशन में करके दिखाना चाहता था। आज के लिए अपन यहीं पे हॉल्ट लेते हैं, ज्यादा अपन हैवी नहीं रखेंगे आज के सेशन को। कल वापस मिलते हैं, कल चीजों को और भी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझेंगे। एक पूरा के फंडामेंटल सेट्स हैं भैया, बहुत सारे अपने पास एग्जांपल है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनके ऊपर भैया, उनको सॉल्व करने के लिए हर एक बारीकी को हम लोग इवेल्युएट करेंगे, हर एक रिजल्ट को देखेंगे। बड़ी मजेदार चीज है यार। मैं जब एक, अपने पास बहुत टाइम है तो एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। जब मैं भैया इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मेरे लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था एसक्यूएल। माई एसक्यूएल की क्वेरीज इंप्लीमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज मुझे उसका ना सर ना पैर ना लॉजिक कुछ भी समझ में नहीं आता था। बट ओवर द टाइम, ओवर द ईयर, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए भैया, चीजों को मैं इंप्लीमेंट करता गया। इंप्लीमेंट करने से ही मुझे ये चीज सीखने को मिली है, थेरोटिकल ज्ञान से नहीं मिलेगी आपको। अगर मैं सिर्फ थेरोटिकल पिक्चर्स आपको दिखा दूंगा ज्वाइन के, कि हाँ ये ऐसा ज्वाइन होता है, ये वेन डायग्राम के थ्रू ऐसी चीजें होती, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। नथिंग यू विल अंडरस्टैंड जब तक प्रैक्टिकली इसे इंप्लीमेंट नहीं करते। तो ऐसे वन बाय वन हम लोग जो क्वेरीज हैं वो अपन देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट सेशन था आज का। बाकी अपन कल मिलते हैं, कल की बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल में। कुछ बेसिक क्वेरीज अपन एसक्यूएल के फंडामेंटल क्वेरीज जो है उनको कवर करते हैं, इंप्लीमेंट करके सीखते हैं। सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन फॉर नाउ। एंड सर, हाउ टू रिमूव द डिफॉल्ट स्कीमा, किसी और को भैया आप डिफॉल्ट कर लीजिए। यूज, आप एक काम करिएगा, यूज द कीवर्ड यूज, है ना। यूज द कीवर्ड यूज, यूज कीवर्ड यूज कीजिएगा। कल अपन उसके बारे में भी देखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आने वाली है। बस आज कुछ बेसिक चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड आप किसी और भी स्कीमा को जो है डिफॉल्ट कर सकते हैं। आप तो 10th के बच्चों को बुक्स में एसक्यूएल आ गया है, बिल्कुल यार, बहुत नेसेसरी हो गया है। क्योंकि आजकल देखो, मैं इतनी बात आपको बता देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं, सर जी डेटा साइंस का स्कोप है। अरे जी, डेटा साइंस का स्कोप है। क्यों? क्योंकि अभी सिनारियो देखिए, डेटा ही डेटा है सब तरफ, एवरीवेयर इट इज डेटा। जब सब तरफ ही डेटा है, जब एवरीवेयर ही डेटा है, तो भैया डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। तो आगे फ्यूचर में उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें होने वाली, या फिर यूं कहा जाए, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजों का कांड होने वाला है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। ओके, इन मैक, बट इट शोज इट्स इंस्टॉल बट नॉट शो इन मैक एप्लीकेशन। सुमित जी, हैव यू डन वन थिंग? मैंने भी जब मैक में इंस्टॉल किया था, तो व्हाट वी हैव टू डू, कि जो भी एप्लीकेशन आपको वहां पे दिख रहा है, आपको वो डायरेक्टली सिर्फ उसको पकड़ना है। लाइक यू नो, वो मैक में कैसा होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला फंडा होता है। जस्ट यू हैव टू ड्रैग इट एंड यू हैव टू ड्रॉप इट। जस्ट उसको ड्रैग करना है और एप्लीकेशन फोल्डर जो उसमें आपने को ड्रॉप कर देना है। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। उसमें और कोई नहीं है। डन बट नहीं हो रहा है। हैव यू डन वन वन थिंग, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए एंड अगेन फॉलो द सेम प्रोसेस, इंस्टॉल इट, है ना। एक बार वैसा करके देखिए। जिस सिस्टम में, सिस्टम में अरीब जी, सिस्टम में मैंने आपको दिखाया ना, मैंने आपको अपनी सारी फाइल्स दिखाई। मैंने आपको एडवांस जो क्वेरीज है डॉट एसक्यूएल की, वो फाइल दिखाई, बराबर है। और ये कैसे हो रहा है जी? एंड अनइंस्टॉल की लिस्ट में भी नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं। दिक्कत क्या हो रही है? तो इसका मतलब वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ है जी, सुमित जी। नहीं नहीं, वो इंस्टॉल ही नहीं हुआ है फिर यार। सुमित जी देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आइडेंटिफाई कैसे करना है। अगर वो एप्लीकेशन में नहीं दिख रहा है, यानी कि वो एप्लीकेशन एक्चुअल में आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड ही नहीं है। हाँ, वो डाउनलोडेड होगा। फर्क है, डाउनलोड में और इंस्टॉल में फर्क है। वो डाउनलोडेड होगा लेकिन इंस्टॉल नहीं है जी वो। और अगर इंस्टॉल्ड है तो आप एक चेक कीजिए, मैं आपको बताता हूं। आई विल जस्ट टेल यू, जस्ट लेट मी सी इट हियर ऑन माय साइड। हाँ, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं ताकि चीजें आपकी क्लियर हो सके कि भैया अभी अच्छी तरीके से सर्वर चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। वो कैसे आपको पता चलेगा मैक में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। बाकी विंडोज आप भी अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये दिख रहा है आपको? ये मेरा सेटिंग वाला फंडा है। ये मेरा सेटिंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइस्क्यूएल वाला फंडा दिख रहा है, ये देखो। ये माइस्क्यूएल वाला फंडा यहाँ क्लियर वो बोल रहा है। यहाँ वो क्लियर बोल रहा है। अभी स्टॉप करना चाहते हैं? मैंने भी वर्जन कौन सा किया है, ARM 64 वाला इंस्टॉल किया है। यहां देखो, अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन भी मुझे आ रहा है। अगर मैं अनइंस्टॉल करना चाहूं कर सकता हूं। ये वो बोल रहा है कि अभी आपका इंस्टेंस एक्टिव है, ग्रीन लाइट दिखा रहा है, मतलब प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। ये मेरा सेटिंग वाला फंडा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइस्क्यूएल इंस्टॉल्ड है। तो अगर ये आपको दिख रहा होगा तो फिर सब सही है। अगर नहीं दिख रहा तो वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है। तो वो इंस्टॉल्ड ही नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? अब तो मैंने सब कुछ भैया आपको सिस्टम वाइज दिखा दिया। तो ये सब ऐसे ही दिखा रहा है सुमित जी, जैसे मेरा दिखा रहा है। सब कुछ वैसे ही दिखा रहा है, परफेक्ट वैसे ही दिखा रहा है। तो बस बात खत्म है फिर, अनइंस्टॉल कीजिए वहां से। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है? वहां से अनइंस्टॉल कीजिए, वापस इंस्टॉल कीजिए। मैंने अभी आपको दिखाया, वहां पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। जस्ट अनइंस्टॉल इट, अगेन इंस्टॉल इट, एंड वापस से वही सेम प्रोसेस यूज कीजिएगा। और स्पेसिफिकली देखिए
कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, उसके हिसाब से भैया वो कंपेटेबल है नहीं है, क्योंकि वो भी यार देखो मैक के रिगार्डिंग ना बहुत इजी होता है चीजें, लेकिन फिर ये कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज बहुत होते हैं भैया, और ये हर सॉफ्टवेयर के साथ होते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सर कोई भी क्वेरी रन करने के लिए हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा या कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट, शॉर्टकट बस इतना ही है कि अगर आपका कहीं पे कोई लाइन अगर आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो जहां पे कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, तो उस जहां जिस लाइन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप उस लाइन को बिना सिलेक्ट करे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो जो अपनी बिजली कड़कते हुए आपने देखी ना, उसी के साइड में एक और बिजली है जो कि कर्सर साइन को होल्ड कर रही है। वही कर्सर साइन जो है वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, उसी पे क्लिक करते हैं तो वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है। आ, नहीं जी, ऐसा नहीं कह सकते अरीब जी अपन, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, विंडो फंक्शन इज नॉट देयर यार, अपने पास विंडो फंक्शन यहाँ पे देखो, मैं अगर ये बात करूँ ना, जो जनरल अपने फंक्शंस हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, अर्जुन जी आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। एग्रीगेट फंक्शंस आई थिंक आपको पता होंगे, जैसे कि अपना सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, ये वाले फंडे तो रहने वाले हैं, ये फंक्शंस रहने वाले हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार सिलेबस रेफर कीजिए, सिलेबस अभी भी वहीं पे है, सिलेबस हटाया नहीं गया है, सिलेबस वही है। एक बार देख लीजिएगा, जितनी चीजें वहां पे मेंशन्ड है सब चीजें कवर होने वाली, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इन रिगार्डिंग आपको लाइक क्वेश्चन होगा कि ये कवर होगा नहीं होगा, जस्ट रेफर टू दैट, अगर वो वहां पे है डोंट वरी। हिमांशु जी कह रहे हैं देखिए मैं वापस एक बार बता रहा हूँ हिमांशु जी, मैंने सिर्फ कोड को आपके सामने रखा बाय यूजिंग आईडी वीएस कोड। रन तो मैंने उसको टर्मिनल से किया है, रन मैंने उसे टर्मिनल से किया है। दूसरी बार बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल देता हूं, रन मैंने टर्मिनल से किया है। कैसे किया? जहां पे मेरी फाइल पड़ी थी वहां पे सीडी चेंज डायरेक्टरी किया, उस फाइल तक गया मैं, उस डायरेक्टरी में जाने के बाद मैंने पाइथन, फाइल का नाम डॉट पाइथन मतलब डॉट पी वाई, ये मैंने टाइप किया, एंटर किया, मेरी फाइल एग्जीक्यूट होना शुरू हुई। वहां यूआरएल दिखा, यूआरएल को कॉपी किया, साइट पे मैंने लाइक गूगल क्रोम पे पेस्ट किया, वहां मैंने सिर्फ उसके आगे स्लैश डॉक डाला, प्रिडिक्ट की वैल्यूज दिया, और मेरा सामने आउटपुट प्रिडिक्शन थे, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सबसे बड़ी आकिफ जी जो अभी हम चीज सीख रहे हैं वही है एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है, बिल्कुल। जो हम लोग डेटा साइंस में चीजें करने वाले हैं, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो डेटा है या डेटा फ्रेम हमारे पास जो मौजूद है, उसमें हमें कुछ चेंजेस लेट से करने पड़े, और उसके एसक्यूएल क्वेरीज जो है बड़ी शानदार तरीके से काम करती है। जैसे ज्वाइन वाला फंडा हो गया, हम देखने वाले समझने वाले, ज्वाइन हो गया, या रिट्राइवल में सिलेक्ट क्वेरी हो गया, या फिर कुछ कंडीशंस हो गए, लाइक ऑपरेटर हो गए, एनी एनी बिटवीन या इन ऑपरेटर हो गया, उसके जरिए हमें कुछ अपनी ऐसी लाइक डेटा बनवाना है, और फिर जो डेटा बन जाएगा रिजल्ट में उसको अपने को एक्सपोर्ट करना है, एंड डायरेक्टली वी हैव टू यूज इट इन अवर रिस्पेक्टिव मॉडल, ठीक है जी, सिंपल। कर सकते हैं, देखो यार वीएस कोड से रन कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वापस आपको बताऊं मैं क्यों उसको टर्मिनल से। दर्शन जी ने ठीक है अच्छी बात कही है यहाँ पे कि आप वीएस कोड से रन कर सकते हो, मैं कहां बोल रहा हूं नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे उसके, जो आपको रन करने में मदद करे, है ना, वो तो कर सकते हैं, टर्मिनल वहां पे भी होता है, वहां से भी आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम आपको मैं बताता हूं, हम कंट्रोल सी करना भूल जाते हैं। जब हम अपने आईडी में इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां कंट्रोल सी करना भूल जाते हैं, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब हम कंट्रोल सी करना भूल जाते हैं, तो अगली बार जब आप उसी पोर्ट नंबर पे वापस किसी रिस्पेक्टिवली प्रोग्राम को डिप्लॉय करेंगे, वो बोलेगा पहले से वहां पे प्रोग्राम सर्वर एक्टिव है, आप रन नहीं कर सकते। तब आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसी गलती क्या कर दी। तो स्टॉप करने के लिए तो कंट्रोल सी आपको मैंने पहले ही बताया, वीएस कोड में भी आप उसे कंट्रोल सी करके रोक सकते हो, लेकिन मैं टर्मिनल में इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहां पे अपने को पता है कि मैं जब तक इसको बंद नहीं करूंगा, कंट्रोल सी के बिना बंद नहीं करूंगा, ये एक हैबिट में, मेरे तो हैबिट में पड़ गया है, ये मेरे हैबिट में पड़ गया है। तो अगर ये आप अपने हैबिट में वीएस कोड में डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन डू इट ऑन दैट, कोई पर लाइक ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है यार कि इसी में कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है, इट कैन बी डन ऑन दैट एज वेल, ठीक है। तो चलो भैया आज के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं, कल अपन मिलते हैं कुछ एसक्यूएल क्वेरीज के साथ, उनको इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत सारे आपके सवालों का जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो टेक केयर जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और भैया मिलते हैं कल। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, लेकिन वो भी हैबिट हो जाएगा, यस वो भी हैबिट हो जाएगा, और वो होना भी चाहिए एक्चुअली हैबिट से ही तो अपन बन रहे हैं ना सारी चीजें। ओके चलो, बहुत गहन चर्चा करेंगे डिटेल में कल इसके ऊपर भी, चलो बाय बाय जी, टेक केयर।